Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel and guys, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आज के हम अपने सेशन में मॉडल पेपर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 60 हैं, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में कवर कर लिए और 30 क्वेश्चंस को हम आपके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए टाइम बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड दिस क्वेश्चन इज नाउ डेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज़, यहाँ पर बोला गया है कि अभी आपके समय में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मोड है लर्निंग का, अधिगम का, वो क्या है, ट्रेंड में क्या चल रहा है? खुद से स्टडी करना, फेस टू फेस लर्निंग कर लेना, या फिर ई लर्निंग, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग। सो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों ही आंसर यहाँ सही हैं, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग भी आपकी चल रही है, आपके ट्रेंड में है, और ई लर्निंग भी अभी बहुत चल रही है। कोरोना के टाइम से ई लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके NTA UGC पर कि वो आपके किस आंसर को सही मानती है। ठीक है, आप फिलहाल कोशिश हो सकता है कि आपके मतलब इस टाइप के ऑप्शन देखने को ना मिले, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, और अगर आपको चूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से आप ई लर्निंग मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वेमेन बिकॉज दे, ये बोला गया है कि प्राइमरी स्कूल स्टेज पर, यानी कि 1st to 5th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्कूल होते हैं 1st to 5th के, यहाँ पर जो ज़्यादातर टीचर्स होती हैं वो विमेन होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकती हैं, बेटर देन मेन, यानी कि आदमियों से ज़्यादा, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ा सकती हैं, या फिर नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, या फिर जो बेसिक कंटेंट होता है 1st to 5th में हमें जो पढ़ाना है वो कंटेंट वो मैन से ज़्यादा जानती हैं, या फिर वो लो सैलरी पे उनको अपॉइंट किया जाता है, या फिर वो चिल्ड्रन से अच्छी तरह से डील कर सकती हैं, प्यार और अफेक्शन, लगाव, स्नेह और लगाव से वो बच्चे के साथ डील कर सकती हैं। इसलिए तो जो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि वो टीचर वो मैन के तुलना में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकती है, दोनों ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं टीचर, चाहे मैन हो या फिर आपका मेल हो या फीमेल हो। वहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है कि मेल अच्छे से पढ़ाएगा फीमेल नहीं पढ़ाएगी, या फीमेल पढ़ाएगा मेल नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या जेंडर बायस को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जेंडर बायस हो गया, जो कि हमें बिल्कुल बढ़ाना नहीं है। ये एक स्टीरियोटाइप है जो कि हमें बिल्कुल यहाँ पर बैन करना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम वही है, जेंडर स्टीरियोटाइप आपका रेगुलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शंस घट जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी वही है, आपका जेंडर बायस दिखाया जा रहा है कि आप कम सैलरी पे करेंगे पे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर इक्वालिटी का वो आपको पता ही है कि मेल और फीमेल बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि वो क्या करती हैं, वो बच्चे को प्यार और लगाव के साथ डील करना जानती हैं, क्योंकि 1st to 5th के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली आपके लिटिल वंस ही होते हैं। आप जब ये 1st स्टैंडर्ड में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं आपके, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर और अफेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि जो फीमेल टीचर्स हैं वो अच्छे से दे सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच वन इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर बोला है कि इनमें से चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग, इन चारों लर्निंग में से सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट पे कौन सी आती है? ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर बताना है आपको लर्निंग का, तो फर्स्ट पे आपकी जो लर्निंग आती है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन एंजॉय, यहाँ पर थॉर्नडाइक का नियम लगेगा जो आपका है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन वैन ही, और यहाँ पर बोला है कि कोई भी इंसान टीचिंग को एंजॉय कर सकता है एक प्रोफेशन की तरह जब वो उसका अपने बच्चों पर, स्टूडेंट पर कंट्रोल हो, ठीक है, या फिर वो कमांड करे, रिस्पेक्ट उनसे, मतलब स्टूडेंट से कहे कि मेरी रिस्पेक्ट करो, या फिर ज़्यादा क्वालिफाई हो अपने कलीग्स के, या फिर वेरी क्लोज हो हायर अथॉरिटीज़ के,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कि कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर उससे बच्चों से रिस्पेक्ट मिल रही होती है तो वो अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। यहाँ बोला है कि एक जो डायग्राम होता है वो 1000 शब्द से ज़्यादा बोल सकता है। तो द स्टेटमेंट मीन्स द टीचर शुड, स्टेटमेंट ये बोला गया कि 1000 शब्द से ज़्यादा बोल देगा डायग्राम, ये क्यों कहा गया? ताकि टीचर क्या करे, डायग्राम को यूज़ करे टीचिंग में, या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोले क्लास में, या फिर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करे क्लास में, या फिर ज़्यादा ना बोले क्लास में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि वो टीचिंग एड्स का क्लास में टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करे। इस यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चा देख ले तो वो बहुत कुछ समझ जाता है। ठीक है, इसीलिए ओरली बोलेंगे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, जब आप उसे दिखाएंगे तो वो अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए आप टीचिंग एड्स का जो है इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है अ रिसर्च पेपर इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन का एक कंपाइलेशन होता है, या फिर कंटेन करता है ओरिजिनल रिसर्च को एज डीम्ड बाय द ऑथर, या फिर कंटेन करता है पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, एंड द लास्ट कैन बी पब्लिश्ड मोर देन वन जर्नल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। उसमें पीयर रिव्यू ओरिजिनल रिसर्च को कंटेन करता है और इवोल्यूशन करता है रिसर्च जो कि दूसरों के द्वारा कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स। अब इनमें से कौन सी गुड रिसर्च एथिक्स की कैटेगरी में आती है? पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स, बिना एडिटर को बताए 2 जर्नल्स में अपनी रिसर्च पेपर को पब्लिश करा दें, सेम रिसर्च पेपर को, या फिर कंडक्ट करें एक रिव्यू लिटरेचर का दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल, जिससे कि दूसरे लोगों का भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको आप एक्नॉलेज कर सकें रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, या फिर ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग अ रीजन इन अ रिसर्च पेपर, या फिर इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर ऑन अ रिसर्च पेपर इन रिटर्न फॉर अ फेवर इवन दो द कलीग्स डिड नॉट मेक अ सीरियस कंट्रीब्यूशन टू द पेपर। अब आपका कोई कलीग है जो आपके पास है तो आप उसको भी एक ऑथर की तरह मान लें, क्योंकि वो आप चाहे उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन ना किया हो। तो रिसर्च एथिक की अगर हम बात करें, सही अच्छे रिसर्च एथिक की, तो वो क्या है कि आप कंडक्ट करेंगे एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि आपके जितने भी लोगों ने दूसरे लोगों ने आपका वहाँ पर हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया, उनको भी आप एक्नॉलेज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी। Next, question number 39, which one of the following reference is written as per Modern Language Association MLA format? है ऑप्शन नंबर ए हल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू दिल्ली, प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया 2005। अब आप इसको देख लीजिए, इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वर्कशॉप इज़। वर्कशॉप क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्फ्रेंस होता है जिस पे किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, या फिर एक मीटिंग होती है जिस पर हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, या फिर क्लास एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस टॉपिक, या फिर एक वो क्लास होती है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर जहाँ पर कि स्टूडेंट एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टीचर और स्टूडेंट मिलकर, या फिर एक ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स होता है छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए जो कि एम्फेसाइज करता है स्किल की डेवलपमेंट को या और टेक्निक को इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी है, यही करेक्ट है कि इंटेंसिव कोर्स होता है जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में होता है, जिससे कि जो आपका कौशल है, आपकी जो स्किल है, उसको क्या किया जाता है, उसको एनहेंस किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है नई नई टेक्निक्स के द्वारा, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रूवन हाइपोथेसिस आर्ग्यूमेंट के लिए, या फिर उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रोविजनली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस है आगे की रिसर्च के लिए, या फिर एक साइंटिफिक थ्योरी है। सो ये वर्किंग हाइपोथेसिस एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है आपकी आगे की रिसर्च के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 to 47 इज बेस्ड ऑन पैसेज, और आप सभी को पता है हम पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और फिर हम पैसेज को रीड करके उनके आंसर्स को मार्क करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मार्बल स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ताजमहल, यहाँ पर आपको पता है ना ताजमहल का यहाँ पे पैसेज दिया है, तो यहाँ पर यही कहा है कि जो मार्बल स्टोन यूज़ करे गए थे ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए वो कहाँ से लाए गए थे, एंसेस्ट्रल डोमेन से लाए गए थे राजा जयसिंह के। तो जो नेम है प्लेस का जहाँ पर की मार्बल्स की खान हुआ करती थी वो क्या है, बुरहानपुर, मकराना, अंबर, जयपुर। या पॉपुलर नेम जो था ताजमहल का वो किसके द्वारा दिया गया था, शाहजहाँ, टूरिस्ट या पब्लिक या यूरोपियन ट्रैवलर्स के द्वारा। आपको यहाँ से सही स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है कि मार्बल नॉट यूज़ नहीं हुए थे आपके ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में, या फिर रेड सैंडस्टोन विजिबल नहीं है ताजमहल कॉम्प्लेक्स में, या फिर ताजमहल को सराउंड किया गया है 4 क्वार्टर्ड गार्डन से जिसको 4 बाग कहा जाता है, या फिर जो ताजमहल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है यूआरएस सेरेमनी मनाने के लिए मुमताज़ महल की। या नेक्स्ट है इन द कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट ताजमहल इज नोन, कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में ताजमहल को कैसे जाना जाता है, मुमताज़ाबाद, मुमताज़ महल, जैनाबाद या रौज़ा-ए मुनव्वरा। कंस्ट्रक्शन जो है ताजमहल का वो कंप्लीट हुआ था कब, 1632 1636 में, 630 से 43, 32 से 43 या 36 से 43 के बीच। जो डॉक्यूमेंट्स इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को लैंड की यहाँ पर कि ताजमहल बनाया गया उसको क्या फरमान कहेंगे, सेल डीड कहेंगे, सेल परचेज डीड कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आइए हमने क्वेश्चंस तो देख ही लिए, अब हम एक बार पैसेज को रीड करेंगे और आपको आंसर्स बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ताजमहल पर है, कहानी टाइप है, ईजी लगेगा, ठीक है। तो उसको रीड करते हैं। द ताजमहल हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन मॉन्यूमेंट्स। दिस डोम्ड वाइट मार्बल स्ट्रक्चर is situated on a high plinth at the southern end of 4-quartered garden, evoking the gardens of paradise, enclosed within walls measuring 305 by 549 meters. Outside the walls, in an area known as Mumtazabad, were living quarters for attendants, market cereals, and other structures built by local merchants and nobles. The tomb complex and the other imperial structure of Mumtazabad were maintained by the income of 30 villages given specifically for the tomb support. The name Taj Mahal is unknown in Mughal chronicles, but it is used by contemporary Europeans in India, suggesting that this was the tomb popular name. In contemporary texts, it is generally called simply the illuminated tomb Rauza-e Munawwara. Mumtaz Mahal died shortly after delivering her 14th child in 1631. The Mughal court was then residing in Burhanpur. Her remains were temporarily buried by the grief-stricken emperor in a spacious garden known as Jainabad on the bank of the river Tapti. 6 months later, her body was transported to Agra, where it was interred in land chosen for the mausoleum. This land, situated south of the Mughal city on the bank of the Jamuna, had belonged to the Kachwaha Rajas since the time of Raja Man Singh and was purchased from the then current Raja Jai Singh. Although contemporary chronicles indicate Jai Singh's willing cooperation in this exchange extant for months, imperial commands indicate that the final price was not settled until almost 2 years after the mausoleum's commencement. Jai Singh's further cooperation was ensured by imperial orders issued by 1632 and 1637. Although contemporary chronicles indicate Jai Singh's willing cooperation in this exchange extant for months, imperial command indicate that the final price was not settled until almost 2 years after the mausoleum commencement. Jai Singh's further cooperation was ensured by imperial orders issued between 1632 to 1637, demanding that the provide stone masons and carts to transport marble from the mines at Makrana in his ancestral domain to Agra, where both the Taj Mahal and Shah Jahan's addition to the Agra fort were constructed concurrently. Work on the mausoleum was commenced early in 1632. Inscriptional evidence indicates much of the tomb was completed by 1636. By 1643, when Shah Jahan most lavishly celebrated the Yuvraj ceremony for Mumtaz Mahal, the entire complex was virtually complete. So, चलिए आंसर को मार्क करेंगे। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन दैट मार्बल स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताज महल was brought from an ancestral domain of Raja Jai Singh.
द नेम ऑफ द प्लेस वेयर माइंस ऑफ मार्बल इज, एंड द करेक्ट आंसर इज मकराना, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो आपके जिस भी प्लेस पर आप रहते हैं वहाँ पर जो पत्थर वगैरह मार्बल्स वगैरह का काम होता है उनका नाम ज़्यादातर वहाँ पे मकराना वगैरह लिखा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। नेक्स्ट, द पॉपुलर नेम ताजमहल वॉज गिवन बाय, तो अभी हम लोगों ने देखा ही था किसके द्वारा मिला था, यूरोपियन ट्रैवलर्स के द्वारा मिला था। आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी थी, और जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि ताजमहल को 4 क्वार्टर्ड गार्डन से सराउंड किया गया, जिसको 4 बाग कहा जाता है। कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में जो ताजमहल है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है आपका रौज़ा ई मुनव्वरा। कंस्ट्रक्शन जो ताजमहल का वो कंप्लीट हुआ था आपका 1632 से 1643 AD के बीच में। The documents indicating the ownership of land where the Taj Mahal was built known as, and it is फरमान, अभी हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है, इम्पीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर इफेक्ट्स मैसेज, मीडियम कम्युनिकेटर मैसेज रिसीवर इफेक्ट, कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट, एंड मैसेज कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर इफेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले कम्युनिकेटर आएगा, मैसेज आएगा, फिर मीडियम और फिर रिसीवर का फैक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बंगाल गैजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1780। तो जो बंगाल गैजेट है, जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में, इसको स्टार्ट किया गया था 1780 में, किसके द्वारा, डॉक्टर एनी बेसेंट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लॉर्ड क्रिप्सन या फिर ए.ओ. ह्यूम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वॉज इम्पोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेस सेंसरशिप थी इंडिया में, इसको कब इसको इम्पोज किया गया था, किसके राज्य में, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या देव गौड़ा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी। Communication via new media such as computers, teleshopping, internet and mobile telephony is termed as entertainment, interactive communication, development communication and communication. And the right answer for this question is interactive communication, option number B. नेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये हम देख चुके हैं काफ़ी बार, तो किस पे, आपके एडुटेनमेंट पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि डैश इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है जब टीचर कम्युनिकेट कर रहा हो अपने स्टूडेंट से तो क्या उसमें सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, पैथी या फिर एंटीपैथी होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्पैथी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक सर्टेन कोड में अगर आप GALIB को HBMJC से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आप टाइगर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर जब ये पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि G के तुरंत बाद H आता है, A के तुरंत बाद B आता है, L के तुरंत बाद M आता है, I के तुरंत बाद J आता है और B के तुरंत बाद C आता है, यानी कि आपको तुरंत अगला वाला नंबर लेना है। तो टाइगर के T के बाद तुरंत आएगा U, I के बाद तुरंत आएगा J, G के बाद तुरंत आएगा H, E के बाद तुरंत आएगा F और R के बाद तुरंत आएगा S, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, एक सर्टेन क्रिकेट टूर्नामेंट में 45 मैचेस खेले जाते हैं और हर टीम एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करती है। तो नंबर ऑफ टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपके टूर्नामेंट में वो कितनी है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 10। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, मिसिंग नंबर जो है सीरीज़ में वो क्या रहेगा। पैटर्न को जब ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 को अगर आप फर्दर 3 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, 1 से भी करेंगे तब भी 120 ही आएगा। और यहाँ पर आपका तुरंत हाफ हो जा रहा है। हाफ होने का मतलब है आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 60 हो जाएगा। अगेन आप 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 180 हो जाएगा। और 180 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये 90 हो जाएगा। 90 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो जाएगा। और आप जब 270 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 135 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 270। Next is the odd number from 1 to 45
which are exactly divisible by 3 are arranged in ascending order. The number of at 6th position is, यहाँ आपसे बोला है कि जो ऑड नंबर हैं 1 से 45 के बीच में, जो कि 3 से बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑड नंबर क्या है। तो आपको पता है ऑड नंबर वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके 2 के टेबल में नहीं आते, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके 2 से डिविजिबल ना होंगे, वो आपके ऑड नंबर होंगे। तो अब हमें ऑड नंबर तो लेना ही है 1 से लेकर 45 तक, और साथ ही साथ हमें ऐसे ऑड नंबर लेना है जो कि आपके 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हम ऑड नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो देखिए आपका सबसे पहले 3 आता है, क्योंकि 2 के बाद तुरंत 3 आ रहा है। ठीक है, 3 से बिल्कुल डिविजिबल है, ऑड नंबर है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका आ रहा है 3 के बाद ऑड नंबर 7। ठीक है, लेकिन 7 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपका 9 आ रहा है, यस 3 से डिविजिबल है, इसको लिखेंगे। 10, 11 आ रहा है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। 13 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लिख के लिखेंगे 15, ऑड है और 3 से डिविजिबल है। 15 के बाद आपका 17 आएगा, 19 आएगा, ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ना लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे 21, ऑड है। ऐसे ही 21 के बाद 23 भी ऑड है, 25 भी ऑड है, लेकिन 3 के टेबल में ना आ रहे हैं, इसलिए अब हम 27 लिखेंगे। सिमिलरली 33 आएगा, फिर आपका 39 आएगा और फिर 45 आएगा। तो ये नंबर्स आपके फर्स्ट से 45 के बीच में रहेंगे। और अब आपको देखना है कि 6 पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये सब, बढ़ते क्रम में। अब जब आप इनको 6 पोजीशन पे देखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज 33। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज द मीन ऑफ 4 नंबर्स। जो मीन होगा 4 नंबर्स का, ये है आपका A B C D। इन 4 नंबर्स का जो मीन है वो बोला है कि 100 है। ठीक है, अगर C की वैल्यू आपको दे रखी है 70, तो आपको बाकी के नंबर्स का मीन यहाँ पर बताना है। तो मीन का अगर हम बात करें, मीन के कंसेप्ट की, तो ये जो मीन होता है आपका, ये क्या होता है बेसिकली, ये आपके अरिथमेटिक एवरेज होता है डेटा सेट का। ठीक है, डेटा जो भी डेटा का सेट है उसका अरिथमेटिक एवरेज होता है। और ये मीन हम कैसे बनाते हैं, तो इस मीन में हम क्या करते हैं, डेटा सेट में जितने नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद जितनी भी हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उससे हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ये कंसेप्ट था मीन का। अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बोला कि जो 4 नंबर्स हैं उनका मीन आपका 100 है, और वो 4 नंबर्स हैं आपके A B और C और D। C की वैल्यू हमें 70 दे रखी है, आपको बाकी का मीन बताना है। तो देखिए मीन हमारा 4 नंबर्स का क्या आएगा, A B C D का मीन जो है वो 100 है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करके, अभी हमने देखा ऐड करना है हमें, तो B C एंड D, इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और कितना निकल के आया है, ये 100। अब जब हम इसको फर्दर लिखेंगे तो ये A B C प्लस D, अब जब हम इसको 100 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 400। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू हमें पता है, A B की नहीं पता, C की पता है 70 है, D की नहीं पता, और आपका 400। तो अब हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B प्लस D इज इक्वल्स टू 400 माइनस 70 एंड इट इज़ 330। ये 330 हो गया आपका। अब जब आप मीन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 330 को 3 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 330 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 एंड 0 एंड इट इज़ 110। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर आप किसी भी सर्कल के रेडियस को 50% बढ़ा देते हैं तो जो पेरीमीटर होगा सर्कल का वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए सर्कल के पेरीमीटर की हम बात करें तो क्या होता है, तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका वह होता है आपका 2 पाई r, ये तो फॉर्मूला है। अब आप रेडियस जो है सर्कल का उसको मान लीजिए r, ठीक है।
पेरीमीटर आपका 2 पाई आर है ही, जैसा कि हमने अभी देखा। आप जब आप सर्कल को जब आप जो रेडियस का जो सर्कल का जो रेडियस है, जब आप उसको 50% बढ़ाएंगे, 50% बढ़ाने पर जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r प्लस 50% हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3r/2, क्योंकि 2 पाई आर हो रहा था। ठीक है, तो जो हमारा न्यू पेरीमीटर निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई इंटू 3r और अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, 3 पाई आर बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 पाई आर हो जाएगा नया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में इंक्रीज होगा तो देखो क्या होगा, 3 पाई आर माइनस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर। 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो ये पाई आर ही रह गया। फिर अब जब परसेंटेज में हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 50। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 50% ही पेरीमीटर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट, कि कुछ मैन जो है वो ऑनेस्ट हैं, अगर वो गलत है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। देखिए, स्टेटमेंट है आपकी ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सारे मैन जो है वो ऑनेस्ट हैं, कोई भी मैन यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं है, कुछ मैन ऑनेस्ट नहीं हैं और सारे मैन आपके डिसऑनेस्ट हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट कोड चूज़ करना है एंड इट इज़ नो मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट एंड ऑल मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वाज द राइट आंसर। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks, have a nice day.